Write down India's development experience। इस तरह से इसको फ्रेमवर्क किया जाता है। तो हमने इसमें कुछ चीजें थी जो डिस्कस की थी, जैसे हमने इनिशियली देखा था कि पास्ट इन द सेंस की कॉलोनियल एरा से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी वाज अ वेरी डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत विकसित अर्थव्यवस्था थी और यहाँ पर इनफ सफिशिएंट रिसोर्सेस थे, सभी के लिए इनफ था। बाद में हमने देखा कॉलोनियल एरा चालू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद काफी सारे ऐसे चेंजेस हुए जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा कॉमर्शलाइज्ड हो गया, जो कि पहले एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए होता था, अब वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा होने लगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चेंजेस हुए जिससे कि जो डेवलप्ड सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद सिचुएशन बीच में देखिए ये भी हुआ, जब सूज कैनाल बना तो उनका ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया। देश में जो पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन थी वो पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हो गई थी। इसके बाद देखिए जब वो चले गए, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट और हमें इंडिपेंडेंस मिला, तब क्या सिचुएशन थी। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि बहुत सारे लोग थे जो इस पे डिपेंडेंट थे, लेकिन इससे निकलने वाली जो प्रोडक्टिविटी थी, जो अमाउंट इससे जनरेट हो रहा था, वो बहुत ही कम हो गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं था। इस कारण से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल में नहीं था। फॉरेन ट्रेड की हालत खराब थी। पब्लिक डेवलपमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था। पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने एक्सट्रीम लेवल पे थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। तो एक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के दिन एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी। इसके आगे फिर हम चलते हैं तो हमने देखा कि धीरे धीरे 1950 से लेकर के 1990 तक एक सिचुएशन आई, या एक फेज हम कह सकते हैं, जिस फेज में काफी सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज इनिशियली हुए, बट धीरे धीरे जाकर के उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट कोई बहुत खास नहीं निकला और धीरे धीरे इकोनॉमिक सिचुएशन कोलैप्स होने लगी। हमने 5 ईयर प्लान चालू किए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखिए सबसे बड़ा इशू कहां पर आया इंडियन इकोनॉमी में, क्यों 1990 तक कोलैप्स हुआ, जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो हुआ क्या था कि 1951 से लेकर के 1955 तक गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने डोमर हेराल्ड मॉडल को अडॉप्ट किया और यहाँ पे फोकस किया किस चीज पे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, सेविंग पे, और मेजर थीम जो रखा वो एग्रीकल्चर को रखा। इसका रिजल्ट ये देखने के लिए मिला कि हमारे यहाँ की आज तक की अगर सबसे सक्सेसफुल, अगर हम किसी मॉडल को या 5 ईयर प्लान को बोलते हैं तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इस 5 ईयर प्लान में हमारा जो ग्रोथ रेट का टारगेट था उससे 150% ज्यादा हमने ग्रोथ रेट अचीव किया था। बट रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला कि जब हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंटर हुए तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने नेहरू महिला नोबिस मॉडल को अडॉप्ट किया और इस मॉडल में हमने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, जब भारत की स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर थी तो शायद भारत को एग्रीकल्चर को पहले डेवलप करना चाहिए था और एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद अगर हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाते तो शायद एक
क्योंकि हुआ क्या कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, और इसके कारण जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था वो रॉ मटेरियल हमें नहीं मिला, और अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जाकर के आगे कोलैप्स हो गई। जो स्ट्रेंथ, जो स्किल इंडियन पॉपुलेशन की थी वो एग्रीकल्चर थी, जबकि उन्हें पुट ऑफ कर दिया गया या उन्हें डाल दिया गया किस तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, सॉरी इंडस्ट्रीज की तरफ। ब्रिटेन और फ्रांस में भी इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, बट उससे पहले वहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो चुका था। देखिए यहीं पर एक गैप आता है इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी के बीच में। इंडियन इकोनॉमी 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, चाइनीज इकोनॉमी को 1949 में इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले चाइनीज इकोनॉमी ने अपने प्राइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्राइम इकोनॉमिक प्रोडक्शन फैक्टर के रूप में एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, जबकि इंडिया ने इनिशियली एग्रीकल्चर को अडॉप्ट तो किया लेकिन उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज में चला गया, और वापस से 2002 में जब हम 10th 5 ईयर प्लान में थे तब वापस में हमें घूम करके अपनी इकोनॉमिक प्राइम फैक्टर प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर को ही अडॉप्ट करने पड़ा। मतलब ये जो बीच का पूरा गैप था, हम ये कह सकते हैं कि हम यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमें करना क्या है। तो ये कुछ बातें थी जो इस दौरान हुई थी। इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी कल हमने इस पे डिस्कस किया था, नेशनल इनकम कमिटी, लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेशनलाइजेशन, ये सब चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने 1950 से 1990 तक होने वाले कुछ इश्यूज को भी डिस्कस किए थे, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर कोलैप्स हुआ था एमआरटीपी एक्ट के आने के बाद, किस तरह से हमारा फॉरेन ट्रेड इंपैक्टेड हुआ था फेरा के आने के बाद, कैसे बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हुआ एनपीए के बढ़ने के कारण, नेशनल इमरजेंसी एक बड़ा इशू बनकर के आया, 49 का स्टारवेशन का इशू, 69 का 66 67 का स्टारवेशन का इशू, 49 में करेंसी को डिवेल्युएट करना, 69 में करेंसी को डिवेल्युएट करना, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 1991 में करेंसी को फिर से डिवेल्युएट करना। तो कुल मिलाकर के अगर हम 1990 की बात करें तो 1990 में शायद लगभग कुछ हम उसी जगह पे पहुंच गए थे जिस जगह पे हम 1947 में। तो सोचिए एक इतना बड़ा पीरियड 1947 से 1990 हम कहीं नहीं गए, हम वहीं घूम करके फिर वापस वहीं पर आ गए। दिस इज द रीजन कि क्यों इंडियन इकोनॉमी इतने ज्यादा बड़े गैप में चली गई और क्यों बाकी इकोनॉमीज हमसे इतना आगे निकल गई। खैर 1990 के बाद हमने काफी सारे ऐसे मेजर रिफॉर्म्स किए जिन मेजर रिफॉर्म्स के कारण हमें अपनी इकोनॉमी में बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। देखिए उनमें से कुछ मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या थे। तो सबसे पहली चीज जो हम देख सकते हैं वो था हमारा 1991 का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए कई लोग आपको कहते हैं कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई जिसका नाम एलपीजी था, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई जिसका नाम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी था। उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण, इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं आई। पॉलिसी एक आई थी जिस पॉलिसी का नाम था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। हाँ, इस पॉलिसी के अंदर जो अप्रोच अडॉप्ट किए गए, इस पॉलिसी के अंदर जो भी अप्रोच अडॉप्ट किए गए वो निश्चित रूप से अप्रोच एलपीजी रिफॉर्म की तरफ थे। तो इस नाम से कोई पॉलिसी नहीं आई थी। हाँ, ये नाम क्या था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991, ये अप्रोच एलपीजी का था। अब पहले एलपीजी का कॉन्सेप्ट समझिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। सबसे पहली चीज देखिए हम बोल रहे हैं लिबरलाइजेशन। इस लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। दूसरा हमने कहा है प्राइवेटाइजेशन जिसका मतलब होता है निजीकरण, और तीसरा हमने कहा है ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब या उदारीकरण का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट की नीतियों को, सरकार की जो पॉलिसीज थी वो उदार हो गई, वो लिबरल हो गई।
आप पहले देखिए, पहले किस तरह से रिजर्वेशन था, जो हमने डिस्कस किया था। रिजर्वेशन था, लाइसेंस राज था, कोटा राज था, परमिट राज था, इंस्पेक्टर हुआ करता था। आप क्या प्रोड्यूस करोगे सरकार से पूछोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे सरकार से पूछोगे। इन सेक्टर में सिर्फ आप प्रोड्यूस कर सकते हो, 29 सेक्टर आपके लिए है ही नहीं, वो रिजर्वेशन के अंडर है। ये क्या है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। सरकार 1991 में लिबरलाइज हो गई, उसने डी रिजर्वेशन कर दिया, कोटा सिस्टम हटा दिया, लाइसेंस सिस्टम हटा दिया, कुछ सेक्टर को छोड़ करके, समझ रहे। तो सरकार लिबरलाइज हो गई, सरकार सरल हो गई इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरी कंडीशन समझिए, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहली चीज, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्राइवेटाइज कर देना। अब प्राइवेटाइज किस चीज को किया जा सकता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेटाइज उसी चीज को किया जा सकता है जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में हो। जो ऑलरेडी प्राइवेट ओनरशिप में होगी उसको प्राइवेटाइज तो किया ही नहीं जा सकता है। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब था गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर की इंडस्ट्रीज को किसी प्राइवेट प्लेयर के पास कम से कम 51%, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन या ओनरशिप होने के लिए मिनिमम 51% चाहिए है, तो कम से कम 51% किसी प्राइवेट पार्टी को बेच देना, तब जाकर के सरकारी स्वामित्व से वो किसमें चली जाएगी, निजी स्वामित्व या प्राइवेट उसमें। ठीक है। अब यहां पर समझिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भारत सरकार ने कई सारे प्राइवेट कंपनियों को भारत में काम करने की आजादी दे दी, क्या ये प्राइवेटाइजेशन है? नहीं, ये वास्तव में लिबरलाइजेशन है। पहले आप काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी काम कर सकती है। ये लिबरलाइजेशन है, लिबरल हो जाना है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब किसी पब्लिक सेक्टर या सरकारी क्षेत्र की कंपनी या सरकारी क्षेत्र के सेक्टर में किसी प्राइवेट प्लेयर को 51%, मिनिमम 51% शेयर सेल कर देना, इसको कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। तीसरी चीज होती है ग्लोबलाइजेशन, जिसको कि हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था? भारत की अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रह गई थी, कोई अंदर नहीं आ सकता था। हमने क्या किया, उसको ओपन कर दिया। सो टू अडॉप्टिंग द ओपन मार्केट पॉलिसी, भारतीय अर्थव्यवस्था को उठा करके हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिला दिया। सो टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी इज द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और हमने अपने दरवाजे विश्व के बाजार के लिए खोल दिए, टू ओपन द डोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, दिस वाज द ग्लोबलाइजेशन। तो समझिए, मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं। लिबरलाइजेशन, when the policies of government will become liberal for the industries, it is liberalization। जब सरकारी नीतियां क्षेत्रों के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सरल हो जाए, उदार हो जाए, तो इसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब आप एक एग्जांपल अगर हम देखें तो एक करंट में या लेटेस्ट में आप एग्जांपल देखिए, आपने सुना होगा सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है, उस टैक्स की दर घटा करके 25% कर दी है। ये एक लिबरलाइजेशन का एग्जांपल है। उदार हो गई सरकार, तो ये एक लिबरलाइजेशन का एग्जांपल है। प्राइवेटाइजेशन, when the government will sell at least a 51% of share of a government owned company to a public sector, to a private sector। जब सरकार किसी सरकारी कंपनी का कम से कम 51% हिस्सेदारी किसी निजी क्षेत्र को बेच दे, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कोल इंडिया, इसके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। ग्लोबलाइजेशन, टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सम्मिलित कर देना, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोल देना, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं।
ठीक है, जैसे अभी एफडीआई नॉर्म्स वगैरह सरकार के होते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो ये एलपीजी रिफॉर्म में हुआ, जिसकी की वास्तव में रिक्वायरमेंट थी इंडियन इकोनॉमी। एमआरटीपी जो अभी आपने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसकी जगह पे बदल करके लेकर के आए हम सीसीआई, कंपटीशन कमीशन इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एमआरटीपी की तुलना में सरल था, सपोर्टिव था। जहां एमआरटीपी कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, वहीं सीसीआई फैसिलिटेटिव था, जो सरकार को, जो गवर्नमेंट को चाहिए था। बैंकिंग्स के रिफॉर्म, बैंकिंग्स की हालत खराब हो चुकी थी, उसके लिए नरसिम्हन कमेटी बिठाई गई 2 बार, 91, 92 में एक बार बिठाई गई, फिर 96 में एक बार बिठाई गई। नरसिम्हन कमेटी ने जो भी रिफॉर्म्स दिए, सरकार ने और आरबीआई ने उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किए, पूरी तरह से अप्लाई किए। आज जो आप भारत के बैंकिंग की अर्थव्यवस्था का आकार देख रहे हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज जो आप यूपीआई, ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजों का इनिशियल बेस जो था, वो इनिशियल बेस इसी नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे रखा गया। इसीलिए नरसिम्हन को फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का या भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का जनक नरसिम्हन जी को कहा जाता है। सो ये कमेटी की रिकमेंडेशन आई। हमने ओपन मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट की, जो हम बंद थे, जो हम क्लोज्ड मार्केट पॉलिसी में थे, वो हम ओपन मार्केट पॉलिसी में आ गए। हमने फेरा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको बदल करके क्या कर दिया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो वापस से देखिए, रेगुलेशन एक्ट में हम कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, जबकि मैनेजमेंट एक्ट में सरकार क्या हो गई, सपोर्टिव हो गई। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर को प्राइम इकोनॉमिक फैक्टर अडॉप्ट किया 2002 में, जो कि 10th 5-year प्लान में था। अब यहां पर समझिए, 1951 में भी भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का फोकस एग्रीकल्चर था, और 2002 में 10th 5-year प्लान में आपने प्राइम इकोनॉमिक फैक्टर में एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया। इट मींस दैट कि आप समझिए कि ये बीच का जो पूरा समय था, ये बीच का पूरा समय हमने एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया। हबीबगंज स्टेशन, सौम्या, हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाउ बिकमिंग प्राइवेट स्टेशन, इज इट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन? सौम्या, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट नहीं किया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है। इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सरकार की ही है, लेकिन इसके बेसिक चीजें यहां पर अभी भी, जैसे अगर हम बात करें, टिकट कौन काटेगा, टिकट कौन चेक करेगा, लाइनमैन कौन होगा, सिग्नलिंग का काम कौन देखेगा, स्टेशन मास्टर कौन होगा, ये पूरा का पूरा काम अभी भी इंडियन रेलवे करेगी। लेकिन भाई लिफ्ट कौन देखेगा, वहां पे ठेले वाले कौन कौन होंगे, या ये जो बेसिक ये टॉयलेट्स वगैरह कौन मेंटेन करेगा, या सिटिंग रूम जो होता है वो कौन मेंटेन करेगा, तो ये जो बेसिकली चीजें दी गई है, ये दी गई है बंसल ग्रुप को। तो यहां पर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रहा है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। प्राइवेटाइजेशन का मतलब देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि ये चीज सरकार की ही है, लेकिन सरकार ने आपको दिया है इसको डेवलप करने के लिए, इस पर आप अपना चार्ज ले लीजिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बेच दिया, अब आप देखिए, अब ये आपका है, समझ रहे हैं? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पीपीपी मॉडल पे है, लेकिन रेलवे में काफी सारे, जैसे अभी आपने तेजस ट्रेन सुना होगा, ये एक प्राइवेट ट्रेन है। इस प्राइवेट ट्रेन को पूरी तरह से मैनेज कौन करेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री करेगी। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सौम्या आपको मेरी बात? सौम्या आपको मेरी बात क्लियर है? ओके गुड, चलिए। इसके आगे देखिए हमने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जैसे आपने भी देखा है 2017 में हमने नीति आयोग पे आ गए हम, प्लानिंग कमीशन में। देखिए प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस था। प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम एक प्लानिंग एग्जीक्यूटिव था। टॉप टू बॉटम कैसे? प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान किया जाता था और उसे राज्यों को भेज दिया जाता था कि इसे आपको अडॉप्ट करना है। लेकिन नीति आयोग कैसा हो गया है, नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच हो गया है। नीति आयोग में क्या आप देखते हैं, नीति आयोग की कंडीशन ये है कि
जो प्लानिंग के डिवीजन है सेंट्रल की तरफ से और स्टेट का हर एक रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादातर इसमें सीएम ही होगा। ये सभी लोग मिलकर के बैठ करके डिसाइड करेंगे कि क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी कि आप करो और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब पहले जो गवर्नमेंट थी, प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो ऐसा आपको करना है, लेकिन नीति आयोग में क्या होता है, आप बताइए क्या करना है, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो दो अलग अलग चीजें हैं। पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच था कि भाई ऐसा ही करना है, सुबह 8 बजे स्कूल आना है, लेकिन अब एक फैसिलिटेटिव अप्रोच हो गया। अच्छा बताओ, ठंडी का मौसम है, जल्दी उठ नहीं पाते हो, कितने बजे स्कूल आ सकते हो? सब लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा सर हम जो है ना 9 बजे तक स्कूल आ सकते हैं। सरकार ने क्या कहा, अच्छा ठीक है स्कूल का टाइमिंग 9 बजे कर देते हैं। तो दो अलग अलग चीजें हैं, प्लानिंग और नीति आयोग। तो हम प्लानिंग से नीति की तरफ चले आए, जो आज की डिमांड है। ठीक है, तो ये एक रिफॉर्म था जो बेसिकली हमने देखा। अब इस रिफॉर्म का देखिए आज की डेट में हमको रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है। इस रिफॉर्म का रिजल्ट ये निकल करके आ रहा है आज की डेट में, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, जीडीपी एट नॉमिनल के बेस पे। ये जीडीपी एट नॉमिनल क्या होता है, कल की शाम की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी एट पीपीपी के बेस पे। मतलब अगर हम बोले कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, भारत है। यहां जीडीपी एट पीपीपी क्या होता है, ये भी मैंने आपको कल की शाम की क्लास में एक्सप्लेन किया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस को आप करिए, क्योंकि मॉर्निंग की क्लासेस में मैं कोशिश ये कर रहा हूं ज्यादातर करंट अफेयर के टॉपिक्स उठाने के लिए, और इवनिंग की क्लास में मैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक उठा रहा हूं ताकि वहां आपको समझ में आए और उस चीज को आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाए। इंडिया का नॉमिनल इनकम आज की डेट में जो है लगभग 2.94 ट्रिलियन डॉलर है, जैसा कि मैंने आपको शाम को बताया भी था। और पीपीपी में अगर हम इसी को देखें तो पीपीपी में ये लगभग 10.51 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, 2030 में, अभी जैसे आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से स्पीच में भी सुना होगा, 2030 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रेस में है। ये हमारे आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, आपको मालूम है आज की डेट में एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत बन करके आ रहा है। इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि हमारे यहाँ का जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट था वो लगभग 35% चला जाता था, जो बाकी जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह को अगर हम देखें तो उनकी तुलना में काफी ज्यादा था। भारत सरकार ने इसको घटा करके अभी 25% कर दिया है। ये भी एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है कि आइए आप हमारे देश में आइए और हम आपसे कम टैक्स लेंगे, हम लिबरल हो गए हैं। ह्यूज इन्फ्लो इन एफडीआई एंड एफआईआई, जो विदेशी निवेशक होते हैं उन विदेशी निवेशकों का भारत में ह्यूज इन्फ्लो हो रहा है। यहां पर समझिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेश। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिटेल में डिफरेंस तो हम जब बीओपी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। अभी एक सिंपल सा डिफरेंस समझ लीजिए। एफडीआई वो लोग होते हैं जो आपके देश में आते हैं और आपके देश में निवेश करते हैं। ज्यादातर क्या जो अलाउड है, एफडीआई के लिए अलाउड है सिर्फ स्टॉक मार्केट के थ्रू इंटर करना। ठीक है, तो सॉरी एफआईआई, मैं उल्टा बोल गया, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आपके देश में स्पेसिफिकली सिर्फ जो आते हैं ये क्या करने के लिए आते हैं, प्रॉफिट के लिए आते हैं। इनको ज्यादातर अलाउड है स्टॉक मार्केट के थ्रू आना। एफडीआई जो होते हैं ये प्रॉफिट स्पेसिफिक के लिए नहीं आते हैं, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आते हैं। ये स्टॉक मार्केट के भी थ्रू आ सकते हैं, ये डायरेक्टली भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जेपी मॉर्गन, ठीक है, जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करें तो जेपी मॉर्गन एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे देश में आई है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के थ्रू आती है, इन्वेस्टमेंट करेगी, प्रॉफिट लेके चली जाएगी। लेकिन वॉलमार्ट की अगर हम बात करें, है ना, जैसे अभी आप वॉलमार्ट के स्टोर्स वगैरह देखते हैं, ये एफडीआई है।
ये हमारे देश में एक लंबे समय के लिए आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई आया है, एक एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जीडीपी। सी दीपिका, एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हम जीडीपी की देखें तो 2019 का जो डाटाबेस है, 2019 का जो इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडियन जीडीपी को इस पे देखें, नॉमिनल पे देखें, तो ये 189 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपए है, रुपए में अगर हम देखें, और अगर हम पीपीपी में देखें तो 139.6 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट है 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में जो फिगर बताया गया है, और ट्रिलियन डॉलर्स में ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है। ठीक है, फेसबुक इन रिलायंस कंपनी, फेसबुक का जो रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, फेसबुक का इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो फेसबुक का इन्वेस्टमेंट एक एफडीआई इन्वेस्टमेंट के, सॉरी, फेसबुक का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आप एफआईआई इन्वेस्टमेंट के रूप में मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के थ्रू किया है, कंपनी के शेयर्स खरीद करके किया है। ठीक है, क्लियर है दीपिका आपको मेरी बात? इसको हम डिटेल में एफडीआई और एफआईआई को डिटेल में हम डिफरेंशिएट करेंगे जब हम बीओपी पढ़ेंगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दीपिका आपको क्लियर है? ओके, चलिए, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व मतलब हमारी विदेशी मुद्रा भंडार। आपको याद है अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले पढ़ा था, 1991 में भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया था जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की कंडीशन कहते हैं, जहां पर हमारे देश के बाहर लोग मांगने वाले खड़े थे, लेकिन हमारे पास इतना नहीं था कि हम उनका उधार चुका सकें। एक सप्ताह मैक्सिमम उस समय हमारे पास, एक सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व था। आज भारत के पास 507, लगभग 507 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व रखा है, और ये फॉरेक्स रिजर्व लगभग इतना है कि यदि हमें अगले 1 साल तक एक भी डॉलर ना मिले तो भी हम अपने 1 साल का लगभग बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब उस सिचुएशन से, 1991 की सिचुएशन से, जहां आपको अपने उधार को चुकाने के लिए आईएमएफ के पास जाकर के उधार मांगना पड़ा था, आज की सिचुएशन ये है कि यदि साल भर भी हमें कोई डॉलर एक भी ना दे तो भी हम साल भर बिना किसी से लिए हुए मेंटेन कर सकते हैं। बट हमें सिर्फ साल भर तो मेंटेन नहीं करना है, तो आज हमारे पास एक बढ़िया फॉरेक्स डॉलर है या फॉरेक्स रिजर्व है। इंडिया टॉप की 10 कंट्रीज में फॉरेक्स डॉलर, फॉरेक्स रिजर्व के अंडर आता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम आज की बात करें जो हमें आज दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक की मेरी बात आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। इज इट क्लियर? यहां तक की चीजें आपको क्लियर है कि क्या कहानी थी पास्ट में, फिर बीच में क्या आई, फिर करंट में क्या हुआ? यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो आई विल मूव फॉरवर्ड, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू विशाल। चलिए, अब हम यहां पर देखते हैं भारत का, हम एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली समझिए क्या होता है, मैनेजमेंट के टर्म्स में, या स्पेसिफिकली हम इसको कहें इकोनॉमिक टर्म्स में, तो इकोनॉमिक टर्म्स में किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए हम एक एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, उस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है, उस इकोनॉमी की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, उस इकोनॉमी के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, उस इकोनॉमी के पास थ्रेड क्या चीज है। ठीक है, अब समझिए ये चीजें क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मेरी ताकत क्या है, ताकत आपके पास अभी होती है, मतलब प्रेजेंट में जो आपके पास पॉजिटिव थिंग्स हैं उसको आप ताकत कहते हैं, और प्रेजेंट में जो आपके पास नेगेटिव थिंग्स हैं इसको आप वीकनेस कहते हैं। मतलब वर्तमान में जो आपके पास है, पॉजिटिव है तो वो आपकी ताकत है, और अगर नेगेटिव है तो वो आपकी वीकनेस है। भविष्य में जो पॉजिटिव होने की संभावना है उसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और भविष्य में जो नेगेटिव होने की संभावना है उसको हम थ्रेड कहते हैं। स्ट्रेंथ जो प्रेजेंट में पॉजिटिव आपके पास है या इकोनॉमी के पास है, वीकनेस जो प्रेजेंट में एक इकोनॉमी के पास नेगेटिव रूप में है, अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में, भविष्य में
एक इकोनॉमी के पास, एक व्यक्ति के पास, एक बिजनेस के पास पॉजिटिव रूप में हो सकती है थ्रेट, जो भविष्य में एक इकोनॉमी के पास, एक कंपनी के पास भविष्य में नेगेटिव रूप में हो सकती है। तो ऐसा ही एक शॉर्ट एनालिसिस मैंने इंडियन इकोनॉमी के लिए किया है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें रखे हैं, आप चाहें तो इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड ऑन कर सकते हैं जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो। बट कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज जो मैंने अपनी तरफ से रखे हैं उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या क्या स्ट्रेंथ के रूप में है। सबसे पहला जो स्ट्रेंथ मुझे मिल रहा है, हमारे देश की मेजर वर्किंग पॉपुलेशन, मेजर वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो यंग एज ग्रुप में 20, 25, 30 साल की एज ग्रुप में है। और ये जो एज ग्रुप होता है, ये एज ग्रुप मोस्ट एनर्जेटिक एज ग्रुप होता है, ये मोस्ट लेबोरियस, मोस्ट मेहनत करने वाला एज ग्रुप होता है। तो हमारे यहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो मेजरली यंग ग्रुप में है। हाई क्वांटम ऑफ जीडीपी, जीडीपी हमारी बहुत अच्छी है। आप जाइए, मैंने आपको बताया था सबसे पहली स्लाइड में, जब नेशनल इनकम कमेटी ने 1947-48 के लिए देश की जीडीपी का कैलकुलेशन किया था, तो वो देश की जीडीपी कितनी थी, वो लगभग 8,262 करोड़ रुपए की उन्होंने बताई। आज 2019 का अगर मैं फिगर देखूं तो 2019 के फिगर के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल जीडीपी है 189.9 के आसपास, या लगभग इसको मैं मानूं तो लगभग 190 लाख करोड़ रुपए की। आप सोच लीजिए कितने गुना मल्टीप्लाई हो गई। तो हमारे पास आज ह्यूज क्वांटम ऑफ जीडीपी है। लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट, विश्व का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट, कंजम्पशन मार्केट मतलब उपभोग करने का मार्केट हम हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ। आज देखिए, आज की डेट में आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का मोबाइल यूज करते हैं, तो हम वो कंजम्पशन मार्केट है जो 1 लाख रुपए का मोबाइल भी यूज कर सकते हैं खरीद करके। आज हमारे देश में करोड़ों रुपए की गाड़ियां बिकती हैं, 1-1 लाख, 10-10 लाख रुपए की टीवी बिक रही है। मतलब इट्स अ ह्यूज मार्केट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये है प्रेजेंट में है, ये हमारी स्ट्रेंथ। ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व, मैंने अभी आपको बताया, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार। फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई और एफआईआई, जब कोई विदेशी निवेशक आ रहा है तो वो 4-5 ऑप्शन को अगर चूज करता है तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी में हम होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि चाइना से शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, और वो अपने प्रायोरिटी के रूप में इंडिया को रख रहे हैं। जैसे कुछ कंपनियों की अगर हम बात करें, जैसे एप्पल ने अपना प्लांट सेटअप कर लिया हैदराबाद में, है ना, नोएडा में सैमसंग का अपना प्लांट सेटअप हो गया। देखो ये एफडीआई के इन्वेस्टमेंट एग्जांपल्स है ना, एप्पल का आ जाना, सैमसंग का आ जाना प्रत्यक्ष रूप से, ये एफडीआई के एग्जांपल्स है। फेसबुक, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली रिलायंस वगैरह में शेयर्स के थ्रू आ रहे हैं। तो हमें एक बढ़िया ऑप्शन है विश्व के लिए इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, घरेलू निवेश डीआईआई के द्वारा। डीआईआई क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, एक रिटेल निवेशक जब पैसा निवेश करता है तो वो म्यूचुअल फंड को देता है, और म्यूचुअल फंड उसे ले जाकर के कहां इन्वेस्ट करती है? इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है। तो डीआईआई के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति शेयर मार्केट में डायरेक्ट भी निवेश कर रहा है, बैंक में निवेश कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहा है, डिफरेंट स्कीम में निवेश कर रहा है। तो एक डोमेस्टिक, जो हम घरेलू निवेश बोलते हैं, जो एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ये घरेलू निवेश भी हमारे देश में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। देखिए अगला पॉइंट मैंने इसमें लिखा भी है कि ना सिर्फ संस्थागत बल्कि रिटेल इन्वेस्टमेंट, आप, मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग आज हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एफडी में, भारत के सरकार के अलग अलग पत्रों में, सुकन्या समृद्धि योजना, XYZ, ऐसे दुनिया भर की चीजों में हम निवेश कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक की भूमिका बढ़ती जा रही है। हमारी आईटी और बीपीओ सर्विसेज, आपको मालूम है, वर्ल्ड एक्सपर्टाइज्ड है। आज हमारी आईटी, हमारे देश के वैज्ञानिक ये दुनिया में जाकर के काम कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर इंडिया की मैं देखूं तो इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ना ही हम सिर्फ लैंड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, बल्कि हम जल स्तर से भी जुड़े हुए हैं। मतलब लैंड और वाटर दोनों तरह से हमारी कनेक्टिविटी है। तो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल, हमारे मिनरल्स, हमारी जमीन,
नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, प्राकृतिक रिसोर्सेज, रिवर हमारे पास इनफ है। तो ये वो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ के रूप में हम इंडियन इकोनॉमी का लिख सकते हैं, जो प्रेजेंट में एक पॉजिटिव रूप में इंडियन इकोनॉमी के पास आज है, प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ हो गया। अब देखिए, वीकनेस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, वीकनेस समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो करंट में है वो क्या है कि हमारे यहाँ पे उत्पादन और कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा मिसबैलेंस है। कैसे मिसबैलेंस है तो समझिए, हमारे देश में ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग अगर हम बोलें तो ये ज्यादातर लोग किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है। मान लीजिए 50 लोग अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अगर सिर्फ 17 रुपए प्रोड्यूस हो रहा है, तो बाकी के जो लोग हैं, इन लोगों को भी आपको ये कंज्यूम तो करते हैं। अब अगर ये कंज्यूम करते हैं तो इनके कंजम्पशन के लिए सरकार को बहुत बड़ा हिस्सा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, बहुत सारी पॉलिसीज के रूप में चलानी पड़ती है, जिससे किसी प्रकार का कोई रिटर्न लौट करके नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको हम वापस से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम शॉर्ट में इसको देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी, आज आप बोलते हैं पेट्रोल 90 रुपए लीटर हो गया, बट फिर भी तो खरीद रहे हैं, फिर भी तो हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, तो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है ना। अगली चीज, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने बात की थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक देशी और एक विदेशी व्यक्ति के बीच का ट्रांजैक्शन। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे समस्या क्या है कि ये पॉजिटिव करंट अकाउंट के कारण नहीं है, कैपिटल अकाउंट के कारण। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमारी क्षमता का अकाउंट है, जो हम बाहर से बेच करके लेकर के आते हैं। और कैपिटल अकाउंट, देखिए दो चीजें होती हैं, मेरे पास पैसा आने का दो सोर्स है। एक तो सोर्स है मैं अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमताओं को बाहर बाजार में बेचूं, भाई मैं अपनी सर्विस, अपनी लेबर बाहर बाजार में बेचूं और उससे मुझे पैसा आए, ये मेरा पैसा है, खुद का पैसा है। इसके लिए मुझे ना किसी को ब्याज चुकाना है, मुझे ना किसी को मूलधन देना है, मुझे ना किसी को अकाउंटेबिलिटी देना है। ये होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दूसरा, मैं जाके बैंक से लोन ले लूं, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन ब्याज भी चुकाना है, रिटर्न भी करना है, लायबिलिटी भी है, ये होता है कैपिटल अकाउंट। तो हमारे देश में हम, मतलब मेरे पास पॉजिटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो मेरे पास पॉजिटिव है, लेकिन समस्या क्या है, ये करंट अकाउंट के कारण नहीं है, मेरी क्षमताओं के कारण नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट के कारण है, दूसरों के पैसों के कारण है। ये एक समस्या है। लो रूरल प्रोडक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादकता निरंतर रूप से घटती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत आज भी गांव का देश है। लो पर कैपिटा इनकम, भले ही हमारी देश की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई, बट यदि मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो आज भी ये पर कैपिटा इनकम लगभग 10,500 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति के रूप में है, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत कम वैल्यू है। तो एक प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है ना। हमारे यहाँ की डेवलपमेंट ग्रोथ की दर से नहीं बढ़ रही है। भाई एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं बोलता हूं कि 8,200 करोड़ रुपए से आज में 190 लाख करोड़ रुपए आ गया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने प्रतिशत हो गए। बट ये ग्रोथ है, क्योंकि जीडीपी वैल्यू बढ़ गई, डेवलपमेंट, विकास तो नहीं हुआ। पॉवर्टी उस समय भी थी, पॉवर्टी आज भी है। अनएम्प्लॉयमेंट उस समय भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है। फूड सिक्योरिटी, खाद्य संरक्षण एक समस्या उस समय भी थी, आज भी है। एजुकेशन उस समय भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। तो डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना, भले ही ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ जिस दर से बढ़ रही है उस दर से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फूड सिक्योरिटी, देश की हर जनता के पास कम से कम 2 वक्त का खाने का भोजन हो, ये आज हमारे यहां पे नहीं है। वर्ल्ड फूड हंगर इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो भारत की सिचुएशन 139th रैंक है। स्कोर जो भारत का है, भारत का जो स्कोर है वो क्रिटिकली हंगर सिचुएशन में है। फूड सिक्योरिटी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब खाद्य संरक्षण भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे यहाँ पे। पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी समस्या जो एक इकोनॉमी के सामने होती है, इलिटरेसी, अज्ञानता।
ये सबसे बड़ी समस्या है। आज भी हमें नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, आज भी नहीं पता कि इकोनॉमी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आज भी नहीं पता कि पॉलिटी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आज भी नहीं पता कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए जिसके बेसिस पे आप वोट दें। और जब तक ये समस्या चलती रहेगी तब तक आपकी और हमारी बेसिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं। चलिए खैर, ये वीकनेस हो गई जो करंट में हमारे पास है। अपॉर्चुनिटी की बात करें जो भविष्य में हमारे पास पॉजिटिव रूप में आ सकती है, तो अभी जैसे मैंने बात करी बहुत सारी इस कोरोना के कारण आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि विश्व जो चाइना से शिफ्ट हो रही हैं और चाइना से शिफ्ट होकर के अलग अलग इकोनॉमीज में जाने का एक ऑप्शन देख रही हैं। भारत उनका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये भविष्य बताएगा। हो सकता है, अभी हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। इसके लिए भारत को अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हाँ वो हमारे यहां पर आए। एग्रीकल्चर एक मेजर थीम है इकोनॉमी का। देखिए ये एक वीकनेस नहीं है, ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक सिंपल सी बात समझिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, कृषि उद्योग से जो निकलने वाला प्रोडक्ट है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप भले ही आज से 10 साल पहले नोकिया के फोन चलाते थे, आज आप एप्पल का फोन चलाते हैं। आज भले ही आज से 10 साल पहले आप साइकिल पे घूमते थे, आज की डेट में आप कार पे घूमते हैं। लेकिन आज से 10 साल, 50 साल, 100 साल पहले भी आप रोटी सब्जी ही खाते थे और आज भी आप रोटी सब्जी ही खाते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपकी मोबाइल रिप्लेस हो सकती है, टीवी रिप्लेस हो सकती है, लैपटॉप रिप्लेस हो सकती है, सब कुछ रिप्लेस हो सकती है, लेकिन रोटी सब्जी चावल दाल कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी चीज कि हमारे देश की स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, मंगलयान, नासा में हमारे साइंटिस्ट का होना, अभी कोविड में हमारा इंपॉर्टेंस किस तरह से हुआ है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एक्सपर्टाइज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है। कंडीशनल ये है कि सरकार इसको नरिश करते रहे। इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, हमारी क्रय करने की क्षमता निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कुछ समय पहले हम 10,000 का मोबाइल चलाते थे, आज आप 1 लाख का मोबाइल चलाते हैं। परचेजिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती जा रही है। लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट, आज हमारे देश में हर कुछ कंज्यूम हो सकता है, मतलब इतना बड़ा बाजार भारत हो गया है। बट इस बाजार को सप्लाई या इस बाजार को मेंटेन रखना, इस कंजम्पशन, जैसे अभी आप देखिए कोविड की सिचुएशन आई, अब इस कोविड की सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, जिनके पास इनकम का सोर्स खत्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को फॉरवर्ड आना पड़ेगा ताकि इस मार्केट को, ताकि इस चीज को बनाए रखे। ह्यूज स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में ह्यूज स्कोप है। हर व्यक्ति में ऐसी क्षमता है और यही आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जॉब के लिए चाहता है तो वो एक जॉब लेगा, खत्म कहानी, अगले 100 व्यक्ति फिर जॉब के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ने अगर एक कंपनी स्टेब्लिश कर दी तो ना सिर्फ वो अपना घर चलाएगा बल्कि 100 लोगों का और घर चलाएगा, सरकार को टैक्स के रूप में पे करेगा ह्यूज अमाउंट, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ह्यूज स्कोप है। कंडीशन ये है कि सरकार इसको हेल्प आउट करे। ठीक है, थ्रेड्स के रूप में फटाफट हम देख लेते हैं। थ्रेड्स के रूप में जो हमारे पास लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा दब गया है। हमारी एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो उसके पॉपुलेशन होती है, वो उसके लोग होते हैं। लेकिन हमारे देश में कंडीशन ऐसी होती जा रही है कि हमारी सबसे बड़ी कैपेसिटी, हमारा ह्यूमन रिसोर्स धीरे धीरे लाइबिलिटी बनते जा रहा है। देखिए चाइना के पास भी वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, राइट, इंडिया के पास भी वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट चाइना ने, मैं यहां पर चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर ऐसी चीज वो बात कर रहा हूं जो कि आपको सीखना है, फिर चाहे आपको किसी से भी सीखने के लिए मिले। चाइना ने अपने रिसोर्स को एसेट के रूप में डेवलप किया है, हम अपने रिसोर्स को लाइबिलिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। आप देखिए आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी में जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कैसा होता जा रहा है या क्या होता जा रहा है। काम ना करना पड़े, सरल काम करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, बस मेरा काम चलता जाए, अकाउंट में पैसे आते जाए। ये एक सही डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं और ये चीज है चाइना से सीखने वाली। फिर से बोल रहा हूं, मैं चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट अगर उनसे सीखने वाली कोई चीज है, चाइना को अगर कॉम्पिटिट करना है हमें, तो टिकटॉक बैन करके या टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके या टीवी नहीं खरीद के टीवी तोड़ करके, शायद मेरी सोच ऐसी है
कि हमें उनसे रेस में उनको हरा करके उनको बीट करना पड़ेगा। खैर ये मेरी पर्सनल सोच है, ठीक है। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आज भी डिग्री ओरिएंटेड है। आज भी हम डिग्री के लिए एजुकेशन लेते हैं, स्किल के लिए एजुकेशन नहीं लेते हैं। माइग्रेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, सरकार के ऊपर लोगों का फेथ और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, करप्शन आप देख ही रहे हैं, सोशल सर्विस की रीचेबिलिटी आज भी लोगों तक बहुत अच्छी नहीं है। आज भी आप बोले बहुत सारी पॉलिसी और स्कीम चलाती है सरकार, बट क्या ये अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है? शायद नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का डिक्रीज होता जा रहा है। ये एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस था जो कि हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कर सकते हैं। ये शॉर्ट एनालिसिस मेरा एनालिसिस है, मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट्स पे एग्री हो सकते हैं, आप चाहे तो अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से एग्री मत होइए, सोचिए समझिए, दिमाग लगाइए और अपने लॉजिक लगा करके चीजों को, अगर आपको लगता है तो एग्री होइए, अदरवाइज आप अपने इनपुट डालिए, सोचना चालू कीजिए अगर आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में चीजों को डिस्कस करेंगे। मेरी बात यहां तक आपको क्लियर है? इंडियन इकोनॉमी का एक बेसिक मैंने एक्सपीरियंस डिस्कस किया है आपके साथ में कि क्या हुआ था, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना बन सकती है। एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियर हूं आप सभी को? क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अब इसके बाद आपकी क्लास 10 बजे से अभी शर्मा सर लेंगे, ठीक है? थैंक यू।